अब जो ये 30 साल है या 30 साल की एवरेज जलवायु निकाल लेंगे हम, समझ में। और ये 30 साल में जो परिवर्तन देखने के मिले हमें, वह हम क्या नाम पे जाने, जलवायु। कि साहब यहाँ मौसम में हमारे यहाँ के राजस्थान के में या पूरे भारत के में 30 साल के अंतर्गत कितनों हमें एक टेम्परेचर अप हो या डाउन हो, कितने एक बरसात के दिनों में बढ़ोतरी हुई है या कम हुई है, ये 30 साल को जितनों भी गैप आएगो, या ये हम काके साहब जलवायु। तो अब यहाँ में एक लाइन लिखो, लिखो जलवायु लिखो 30 भी ऐसा है, 30 से ज्यादा भी ऐसा है, एक साल एवरेज 30 तो लेना ही लेना, कोई भी जलवायु बनने में 30 साल तो लगेगी। लिखो 30 साल या 30 वर्ष के औसत परिवर्तन, औसत वायुमंडल परिवर्तन, औसत वायुमंडल परिवर्तन की अवस्था, औसत वायुमंडल परिवर्तन की अवस्था क्या कहलावे भैया, जलवायु कहलाती है। ठीक है। एवरेज देखो मैंने 3 चीज बताई है यहाँ पे। मौसम का के साथ क्षणिक अवस्था है कि सुबह है रही है, रात है रही है, बरसात भी है गई, धूप भी निकल आई, ये जो क्षणिक अवस्था है ये कहलावे हमारी मौसम। पर ऋतु कह रहे हैं कि साहब हमारा कोई एक महीना को अगर हमें अंतराल आ जाए कि साहब 2 महीना बाद अगर मौसम चेंज हो, समझ में आई, 4 महीना बाद अगर ऐसी कंडीशन आई है तो वाते कहें हम ऋतु, समझ में आई। हमने कही कि भारत में 6 ऋतु हैं, बसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है, हेमंत है, शिशिर है। पर हमने अपने राजस्थान में कितनी ऋतु मान रखी हैं, 3 ऋतु। कौन कौन सी, एक ग्रीष्म ऋतु है, दूसरी वर्षा ऋतु है और तीसरी शीत ऋतु है। हमने अपने राजस्थान 3 ऋतुओं में बांट रखा। फिर हमने आगे बात करी, आज करी जलवायु। तो जलवायु में सीधी सीधी लाइन लिखी आएगी कि साहब जलवायु किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं कि 30 साल को जो औसतन एवरेज आवे है ना वायुमंडल परिवर्तन को, वही कहा कहलावे भैया जलवायु। समझ गए होंगे 30 साल कार्य कि एक एक साल को मापन करके वह में 30 को भाग दे के जो हमें एक कम बढ़ोतरी होगी वही हम कहेंगे वहां की जलवायु का। हम कह देंगे साहब अब तो राजस्थान में जो बरसात है वो है 60 सेंटीमीटर के समथिंग एरिया है, या अब तो राजस्थान का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, वहां को मापन करे हो जाए कि साहब राजस्थान में अब ऐसी कंडीशन चल रही है, तो वही का खिलाफ है हमारी जलवायु। ठीक है। अब कल हमने हेडिंग डाली, जाने ना डाली, आज बात दोबारा डाल लो कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। और पहले ही लिखो भैया जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। पहले कारक में पहले लिखो अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय अक्षांशीय स्थिति। दूसरा कारक लिखो अक्षांशीय स्थिति, दूसरा लिख लो। लिखो अरावली पर्वत की स्थिति, अरावली पर्वत की स्थिति, अक्षांशीय स्थिति। दूसरा लिखो अरावली पर्वत की स्थिति। तीसरा लिखो समुद्र तलते ऊंचाई, तीसरा लिखो समुद्र तलते ऊंचाई, तीसरा लिखो समुद्र तलते ऊंचाई। चौथा लिखो मरुस्थल एवं पवनों की दिशा, मरुस्थल एवं पवनों की दिशा, मरुस्थल एवं पवनों की दिशा। हाँ पवनों, पवनों हवाइयों है। अगला लिखो समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से दूरी। देखो भैया समुद्र तल से दूरी। ठीक है। और अगला लिखो प्राकृतिक वनस्पति की कमी, प्राकृतिक वनस्पति की, प्राकृतिक वनस्पति की कमी, प्राकृतिक वनस्पति की, प्राकृतिक वनस्पति की यानी बनन की कमी, पेड़ पौधे की कमी। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति की कमी, ये जलवायु प्रभावित करने वाले कारक है। कहीं हम कहें ना कि कहीं अगर पेड़ पौधे कम होंगे तो वहाँ बरसात कैसी होगी, कम होगी। अगर बरसात कम होगी तो वहाँ शुष्क है ना, वहाँ गर्मी कैसी होगी, ज़्यादा होगी कहीं ना कहीं कर। ठीक है, तो ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब पहले ही लिखेंगे अक्षांशीय स्थिति, पहले ही लिखेंगे भैया अक्षांशीय स्थिति, पहले ही लिखेंगे अक्षांशीय स्थिति। और भैया पढ़ के आए करो डेली। ठीक है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो बताइए। अब एक बात बताओ मुझे,
हम पहले पढ़ चुके हैं कि अक्षांश कायतिक हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं कि अक्षांश कायतिक हैं और देशांतर कायतिक। हमने जब राजस्थान की स्थिति विस्तार की बात करी कही शुरुआत में मैंने कहा 2-3 दिन तक समझाए कि अक्षांश कायतिक हैं भाई और देशांतर कायतिक हैं, ठीक है। फिर भी फिर भी आज फिर समझाना चाह रहा हूं तुम्हें कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी पे जो इधर देखो खींचे ये किधर से जाए, इधर की साइड से, और इधर कौन सी साइड रही, पूरब। तो हमें लिखना का है कि समझाना चाह रहा हूं मैं कि जो हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है, ग्लोब पृथ्वी कह लो या ग्लोब, ग्लोब पे पूरब से पश्चिम खींची गई आड़ी रेखाएं, आड़ी काल्पनिक रेखाएं का नाम है हमारी अक्षांश। पहली लाइन में याद करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज का है कि पूरब से पश्चिम। एग्जामिनर गलती क्या करवाएगा, कहेगा कि पश्चिम से पूरब ग्लोब पर खींची गई आड़ी काल्पनिक रेखाएं का नाम है अक्षांश। निम्न में से यह कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है। या मैं याद करने वाली बात यह है कि साहब खींची के धरते जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज ये है साहब कि अगर ऊपर से खींच दी जाए, उत्तर से दक्षिण की साइड खींची जाए और काल्पनिक रेखा है, ई का खिलाफ है देशांतर। देशांतर को जो यूज करो जा का है वो बस एक काम के नहीं करो जा को, समय के निर्धारण के नहीं करो जाए, समझ में आई। देशांतरण को जो यूज करो जाए वो काय के नहीं करो जाए, केवल और केवल समय को, दो स्थान है उनके मध्य समय के अंतर के नहीं है कि साहब अगर भारत में सुबह के 7 बज रहे हैं तो ब्रिटेन में कितने बज रहे होंगे, ठीक है। वहाँ पाकिस्तान में समय क्या होगा, वहाँ इधर कैसे होगा, तो वो समय के निर्धारण कायते करो जाए देशांतर पे, समझ में आई। जबकि या को यूज जो अक्षांश है या को यूज कायते करो या में या के नहीं है, काय को यूज करो जाए भैया, या तो बस दो ही चीज़ों को यूज करो जाए, एक तो दो स्थानन के मध्य की दूरी और दूसरा दो स्थानन के मध्य की। अब अपना टॉपिक का चल रहा है जलवायु, तो एग्जामिनर सीधे सीधे यहाँ तक क्वेश्चन करेगा कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से निम्न में से कौन सा नहीं है। तो लिखेगा अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई और समुद्र तल से दूरी। तो कौन सी स्थिति है जो हमारी जलवायु प्रभावित ना करे, तो कौन सी है साहब, देशांतरण को कोई लेनो देनो ना है कायते जलवायु। तो देशांतरण को केवल और केवल कायते मतलब है समय थे, ठीक है। जब भी जलवायु की बात करेगी काय को मतलब है अक्षांश को, समझ में आई। अब इनकी मैंने सब चीज़ बता देंगे तुम्हें, देख लीजिए भैया, क्लास में पढ़ी होंगी कि इनकी कितनी कितनी है, क्या टोटल कितनी है, ये कितनी है 360 है, ये कितनी है, ये सब चीज़ करा रखी है, ठीक है। अगर यहीं पे आ जाएगा दोबारा तय नहीं कराएंगे तो बहुत समय खराब हो जाएगा, ठीक है। और तुम लगे ना कि तुम्हें बार बार बताऊँ कोई चीज़ है, ठीक है, मेरे लिए तुम भाड़ में जाओ। 2-4 ऐसे ना कोई लाली वाली हैं, इनके नंबर आ जाएं, 2-4 हैं वो पढ़ रहे हैं, बाकी कहने तो मैं भी चाह रहा हूँ परमात्मा जैसे ये सोच रहे हैं वैसे ही है जाए। अरे परमात्मा तुम्हें देख रहा होगा, मेरी सुन रहा हूँ तो मैं तुम्हें सब प्रधानमंत्री बना देता, ठीक है, समझ में लगा भाई। अक्षांशीय स्थिति, अब 2-3 कंडीशन सुन लो आज की कि ये अपना ग्लोब है। पहली बात तो अक्षांश से ही मतलब है जलवायु को, देशांतर से कोई मतलब नहीं है, नोट डायरेक्ट लिखवा दूंगा, ठीक है। अब ये बीच में ये कौन सी अक्षांशीय रेखा है, 0 डिग्री, जो ग्लोब है 2 भाग में बांटे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। फोन मत चला भाई, बाहर चला ले जा, ठीक है, या फोन रख देना तो बाहर चले जा, ठीक। भैया बना लीजिए, मैं तुम्हें समझा दूंगा, फिर इतना टाइम मत लगेंगे। ऐसे 2 आएंगे भैया, जगह जगह थोड़े थोड़ा हल्को बनेंगे ना।
बना ले भाई जल्दी। क्या है वो? वीडियो में आ रहा हूँ मैं, ठीक है। उतार लियो, बना लियो भैया। बना लियो। अभी हम लिखाएंगे ही नीचे, अभी समझो ये है क्या चीज़। उतार लिया भाई सबने? हाँ भाई के सब सीधे बैठ जा। ब्लैक बोर्ड की दिशा में डायरेक्शन ना पता लगे तो व्हाइट बोर्ड कहले बड़े शब्द न पकड़े। हाँ ठीक है। अब सुनो भैया, ये क्या है हमारा? ये पूरा ग्लोब है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, उत्तर दक्षिण। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि हमारी जलवायु चल रही है। ये जितनी भी लाइन मैंने खींची हैं ये सब अक्षांश हैं। सब एक 0 डिग्री अक्षांश है जो कि ग्लोब है, 2 भागों में बांटा है, उत्तर और दक्षिण में। एक 23.5 डिग्री है उत्तर में जो कि कर्क रेखा के नाम से जाने,
और एक 23.5 डिग्री दक्षिण में 0 डिग्री थे, या 0 थे 1 2 3 4 नीचे चलेंगे, या 0 थे 1 2 3 4 5 6 ऊपर चलेंगे। तो या तो मकर रेखा के नाम से जाना। फिर हम आगे चलेंगे थोड़ा सा और, तो एक 66.5 डिग्री पे उत्तर में वो का कहलावा है, आर्कटिक कहलावा है, और ऐसे ही 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक कहलावा। ठीक है, अब देखो इनके बीच में जो ये इतना क्षेत्र है, यहाँ 66.5 थे ऊपर ऊपर को क्षेत्र, यहाँ की जो जलवायु मिले वो मिले ठंडी शीत जलवायु। कैसी जलवायु? शीत जलवायु। वहाँ पे जस्ट यह क्षेत्र में हमेशा याद रखियो, जो हमारा सूर्य है हमारी जो पृथ्वी को, सूर्य तो अपनी जगह स्थायी है, ठीक है, हम समझने के नहीं है, कई बार बता दें, पर एक चीज़ देखो कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को यही भाग यहाँ से लेके 23.5 से लेके 23.5 तक यही सूर्य के समकक्ष, मतलब सीधा सूर्य के सामने पहुँचे। यह को मतलब कहने वाला हूँ कि सूर्य है, सूर्य के सामने अगर पृथ्वी को कोई भाग आएगो तो यही भाग आएगो, बस समझ में आई। सूर्य के सामने इनमें थे ना तो इतना ऊपर के आ सके, इसीलिए हमने मापन 23.5 से करे हुए, हम 24 से भी कर सके कि साहब 23.5 पे जाके एंड है, या सूर्य देवता यहाँ तक चमकेंगे लंबत, उसके बाद उल्टे चल देंगे नीचे और यहाँ चमकेंगे और यहाँ के बाद फिर चल देंगे। तो सूर्य देवता की ये गति रे, गति सूर्य देवता की ना रे पृथ्वी की है, पर हम सूर्य देवता के आधार पर, तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं कि जो हमारे सूर्य देवता है वो यहाँ से चमकेंगे, एक बार तो यहाँ चमकेंगे और यहाँ तो ऊपर जाएंगे नहीं वो, तो फिर वो आएंगे नीचे के आएंगे और नीचे के यहाँ चमकेंगे, और वहाँ के बाद फिर वो नीचे आएंगे, यहाँ चमकेंगे, और यहाँ के बाद ज़्यादा नीचे जाएंगे नहीं, फिर दोबारा तक आ जाएंगे, ऊपर जाएंगे और यह हिसाब से बाहर के निकल जाएंगे। अभी बाहर के निकलने को मतलब है कि ये तुम्हारे पूरा 1 साल है वो, अगली साल का नहीं है, दोबारा तो यहाँ से प्रवेश कर रहे होंगे, ये यो आते हुए यहाँ प्रवेश मिल रहे होगा। समझ में आई कि जो ये यहाँ से आ रहे ना, जब हम दूसरों बनाएंगे कि सभी 1 साल को ग्लोब की जो गति है वो है गई, तो दूसरे साल की में दोबारा वो यहाँ ही यही मिल रहा होगा, जो यारों का है, समझ रहे हो, जो इधर से ये आरों का है ई जाके कहाँ मिल रहा है। ठीक है, मैंने यहीं से पॉइंट पे तो उठा लिया, आप यह हिसाब से कर लीजिए भले। समझ में आई कि साहब जो ई यहाँ से जो निकल रहा का है, यहाँ पॉइंट पे थे ई यहीं आएगो, यहाँ पहुँचेगो, यहाँ पहुँचेगो। अब ये 4 देखो गौर से ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि साहब जो सूर्य देवता है वो कितनी बार कर्क रेखा पे पहुंचे, फिक्स 1 साल में कितनी बार पहुंचे, 1 बार। पर जो भूमध्य रेखा है वहां पे कितनी बार पहुंचे, 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ। पर ऐसे ही मैं पूछूं कि मकर रेखा पे कितनी बार पहुंचे, 1 बार। यही कंडीशन है भैया जो आगे, जब सूर्य देवता कर्क रेखा पे पहुंचे तो कर्क संक्रांति के लाभ है, और जब मकर रेखा पे पहुंचे तो मकर संक्रांति के लाभ है, और जब जो 0 डिग्री भूमध्य पे 2 बार पहुंचे का है तो ये विषुवत के नाम से जाने जाए। अब ई कौन से महीना में आवे, ई कौन सी ऋतु में आवे, अगर ई ग्रीष्म में आवे तो ग्रीष्म, या बसंत में आवे तो बसंत विषुव, और अगर ई सर्दी में आवे ई कंडीशन तो शरद विषुव। समझ में आ रहे कि साहब ई तो निश्चित है कि जो सूर्य है वो 2 बार कौन सी रेखा पे चमकेगा। अब यहाँ से दूसरा प्रश्न सुनो कि ऊपर की जलवायु, जैसे यहाँ आदमी अगर यहाँ खड़े होगो, एक आदमी यहाँ खड़े हो या क्षेत्र में, एक खड़े हो यहाँ और एक खड़े हो ऊपर, तो आप मुझे एक नॉर्मल सी बात बताओ, कहाँ के आदमी है ज़्यादा गर्मी लगेगी? यही क्षेत्र के तो लगेगी, क्योंकि सूर्य देवता यही है। तो यही क्षेत्र में गर्मी को मान का है भैया सर्वाधिक है, वहाँ से कम कहीं लगेगी तो यहाँ, और सबसे न्यूनतम लगेगी तो यहाँ। इस कारण इन जो क्षेत्र हैं कहाँ, ये नॉर्थ और ये साउथ, इनमें तो साफ बर्फ ही बर्फ है, क्यों, यहाँ तो सूर्य को प्रकाश जा ही नहीं रहो। समझ में आई, यहाँ तो काय बर्फ ही बर्फ है। और यहाँ की सदैव जो जलवायु रेखा है, यहाँ की सदैव जलवायु कैसी रही, शीत जलवायु, बर्फ पड़ रही है तो शीत, क्योंकि सूर्य को प्रकाश तो इनके मध्य में ही रहेगो। ठीक है, ध्रुवन पर तो पहुंच ही नहीं रहो, तो यहाँ की नीचे की भी जलवायु कैसी रहेगी, शीत। अब सूर्य देवता जो इनके मध्य चक्कर लगा रहे हो, एक बार साहब यहाँ पहुंचे, एक बार यहाँ, फिर यहाँ के बाद यहाँ पहुंचे, फिर यूं, और फिर बाहर के निकल गए। समझ में आई, तो इनके मध्य, तो इनके जो मध्य की जो जलवायु है, टोटल जलवायु यहाँ से लेके और यहाँ की, और यह बोले हम उष्ण जलवायु। उष्ण को मतलब गर्मी ते ही है। ठीक है, तो हम साहब गर्म जलवायु, उष्ण जलवायु कहाँ से कहाँ मिलेगी, 23.5 उत्तर से लेके 23.5 दक्षिण तक, इनके मध्य में ही हमारी जलवायु कैसी मिलेगी, उष्ण जलवायु मिलेगी। 66.5 से ऊपर की जलवायु कैसी मिलेगी, शीत मिलेगी। 66.5 से नीचे की जलवायु कैसी मिलेगी, शीत मिलेगी। तो यहाँ मध्य में कहाँ मिलेगा साहब, यहाँ में ऐसा क्षेत्र है ही जहाँ में सर्दी, इधर से सर्दी की भी आ रही होगी और इधर से गर्मी की भी आ रही होगी। यहाँ का मतलब ये मध्य को क्षेत्र है, और यहाँ मध्य के क्षेत्र हम कहा जाने, शीत में जब उष्ण जोड़ दें तो कहाँ बन जाए, शीतोष्ण। तो ई भाग कैसे हो भैया हमारा, कौन सी जलवायु को है, शीतोष्ण।
अब 3 जलवायु हैं, एक उष्ण है जहां सूर्य देवता चमक रहे हैं, वहां के बाद यहाँ पे जस्ट ऊपर शीतोष्ण है और सबसे ऊपर शीत है, 3 जलवायु है। अब यहाँ के समकक्ष चलेंगे कि ये जो ये कर्क रेखा है, जब हम भारत के मैप पे पढ़े हैं तो भारत बीच में तो चीरती हुई जा रही है, 2 भागन में तो बांटे है, ठीक है। तो भारत 2 भागन में तो बांटे, तो मैंने भारत बना दियो। तो इसका मतलब कहने को मतलब कि भारत को नीचे को हिस्सा तो कौन सी जलवायु में आगो? उष्ण में। भाई भारत को नीचे को तो हिस्सा काय में आगो? उष्ण में, और भारत को ऊपर को हिस्सा काय में चलेगो? शीतोष्ण में। मैंने यहाँ आगे जाके ये चीज तुम्हें आगे फिर क्लियर करके बताइए कि जो ये है सब कर्क रेखा, इस कर्क रेखा के नीचे को भाग की जलवायु कैसी है? सदैव उष्ण जलवायु। पर यह कर्क रेखा के ऊपर की जलवायु कैसी है? सदैव शीतोष्ण जलवायु। अब मैंने तुम्हें यह बताई है कि जब हम भारत या हिसाब से बीच में से कर्क रेखा काट के जाए तो हमारा जो राजस्थान है वो कर्क रेखा के कहाँ है? उत्तर में, ठीक है। राजस्थान के पास 2 जिले हैं जो दक्षिण से टच करते हुए लेकर रही है, कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो यहाँ को मतलब राजस्थान की जलवायु अधिकांशतः कैसी होगी? शीतोष्ण होगी। समझ में आई? राजस्थान की जलवायु कैसी होगी? क्यों होगी? समझ रहे हो कौन से में आगो? अब यहाँ को एक शीतोष्ण को नाम हम उपोष्ण क्यों दें? उप माने कम और पोषण मतलब कहने का मतलब है कि ई गर्म है और या तो कम गर्म। क्यों? क्योंकि ई या बाउंड्री पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ को ज्यादा प्रभाव यहाँ पड़ रहा होगा। देखो हम तो ऊपर पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, ये भी शीतोष्ण में ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी जलवायु में यही को जलवायु को प्रभाव पड़ रहा होगा थोड़ा बहुत कि साहब यही गर्मी को, क्योंकि कर्क रेखा वाली गर्मी को प्रभाव हमारे क्षेत्र में देखने को मिल रहा होगा। पर कहीं ना कहीं पंजाब में कर्क रेखा नहीं निकल रही, पंजाब और हमारे राजस्थान के कर्क रेखा में बहुत डिस्टेंस है, तो वहां तो जलवायु कैसी है गई? शीतोष्ण है गई। वहां तो ऊपर जाओगे जम्मू कश्मीर, वहां तो शीतोष्ण है गई। पर हम बिल्कुल साहब बाउंड्री पे हैं, तो हमने कैसे कर दियो या को नाम धर दियो अपनी जलवायु को उपोष्ण। उप माने कम है और कहा है उष्ण, मतलब उष्ण से थोड़ी सी कम है हमारी जलवायु, तो हम वह जलवायु को नाम कहा रखें? उपोष्ण जलवायु, ठीक है साहब। उष्ण नहीं है, उष्ण से थोड़ी कम है। यहाँ ज्यादा गर्मी है तो अपने यहाँ थोड़ी सी कम गर्मी है, और इस कारण यहाँ को नाम का धर दियो उपोष्ण जलवायु। समझ में आ रही है? अब एग्जामिनर ने कई बार क्वेश्चन करे हैं कि साहब जो ये राजस्थान है, राजस्थान के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनकी जलवायु उष्ण देखने को मिले हमें? तो ऐसी दक्षिण के 2 जिले हैं जहाँ अगर कर्क रेखा निकल रही है वहीं मिलेगी। तो कौन कौन से जिले हैं जो कर्क रेखा के जस्ट नीचे हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बाकी के जितने भी जिले हैं उनमें कैसी जलवायु मिलेगी? उपोष्ण जलवायु मिलेगी। कैसी मिलेगी? शीतोष्ण कह लो या उपोष्ण कह लो, पर ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा? उपोष्ण जलवायु, ठीक है। शीतोष्ण का मतलब है कि पूरी ठंड को माहौल बने हो रहे जैसे जम्मू कश्मीर की जलवायु है, पर अपने वहाँ यहाँ की जो नीचे की जलवायु को सब प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि हम बाउंड्री पे हैं, ठीक है। तो हम अपने यहाँ की जलवायु को नाम का रख रखे हो उपोष्ण जलवायु। समझ में आई? तो पहले ही उतार लियो आपने, ठीक है। समझ गए? मैंने कहा बताना चाह रहा हूँ कि साहब जो हमारा सूर्य है वो इनके मध्य ही चमके, इनके मध्य चमकने के कारण इनके मध्य की जो जलवायु है यहाँ से लेके और यहाँ तक के बीच की जलवायु कैसी है भैया? उष्ण जलवायु, ठीक है। या तो ऊपर और इन दोनों के मध्य की जो जलवायु है वो कैसी है? शीतोष्ण जलवायु, और ऊपर की जलवायु कैसी है? शीत जलवायु। अपना भारत है कर्क रेखा 2 भागन में बांटे, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। तो दक्षिण की जलवायु उष्ण में पड़ रही है तो उष्ण जलवायु, और उत्तर की जलवायु शीतोष्ण में पड़ रही है तो शीतोष्ण जलवायु। अब अपना जो राजस्थान है वो अपने भारत जो कर्क रेखा के उत्तर में या दक्षिण में? तो कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के ऊपर ही तो है, तो उत्तर में। तो अपने राजस्थान की जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव कौन सी जलवायु को पड़ रहा होगा? शीतोष्ण जलवायु को। और शीतोष्ण जलवायु क्या है कि पूर्ण रूपेण शीतोष्ण नहीं है, उष्ण की बाउंड्री पे, तो हमने अपनी जलवायु का नाम कर रखे हो उपोष्ण जलवायु, ठीक है। तो ये चीजें अब यहाँ मैं आगे लिखाने जा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। आगे लिखो भैया, अब ये तो लिख लियो आपने। हाँ भैया, समझ में नहीं आया मिटा दूंगा भैया, उतार तो लिया होगा सबने। अब थोड़ा सा राजस्थान बनेंगे भाई, ऐसा बना ले करो पतंग आकार, और बनाने में क्वेश्चन है भैया 1 पॉइंट ऊपर लगाओ, 1 पॉइंट इधर लगाओ और बीच में तो काट दो और यह साथ में मिला दो, ये राजस्थान की सी आकृति बन जाए। ऐसी आकृति बना लो राजस्थान की। अब मैं बस यहाँ बताना का चाह रहा हूँ तुम्हें कि हम कर्क रेखा को निरूपण करेंगे कि कर्क रेखा राजस्थान में कहाँ कर निकल रही है? कर्क रेखा राजस्थान में कहाँ कर निकल रही है? ठीक है, और आग के धरते रही है इधर थी, समझ में आई? आग आते रही है इधर थी। तो ई एक जिलो है डूंगरपुर और एक ई जिलो है बांसवाड़ा। कर्क रेखा बांसवाड़ा है, मध्य से विभक्त करे, और डूंगरपुर को छोटी सी जगह लगे चकली गांव। ये कौन सी जगह है? चिखली गांव। डूंगरपुर से कहाँ निकल जाए? बाहर निकल जाए,
ठीक है, और बांसवाड़ा है जो कि बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा भैया कितने 2 भागों में व्यक्त करें। ठीक है, हमेशा याद रखियो चलेगी किधर थे, इधर थे, पूर्व थे पश्चिम की ओर। जैसे ही पूर्व थे पहले एंट्री कहां से करेगी, एग्जामिनर कभी भी कैसो भी क्वेश्चन कर सके, एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन कर सके कि राजस्थान में जो कर्क रेखा है शुरुआत में कौन से जिले से प्रवेश करेगी, तो कौन से करेगी। आज तक प्रश्न बनो नहीं, अगर एग्जामिनर बना लियो ना, मैं कह रहा हूं जितने भी पढ़े हुए हों पूछ के देख लीजिए कहां से करेगी, वो न्यू कहेंगे ई प्रश्न आवे, प्रश्न ई आवेगा कौन कौन से जिले में, समझ में आई। और ऐसा तुम कह सको कि एग्जामिनर या क्वेश्चन ना बना सके, समझ में आई, क्योंकि एग्जामिनर तुम्हारी है का अंडरस्टैंडिंग का समझना चाह रहा हो कि कोई चीज इन्हें कितनी गहनता से पढ़ी है। तो यहां समझो कि राज्य अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए किधर से प्रवेश करेगी, तो किधर से करेगी, बांसवाड़ा जिले थी। और अंतिम जिलो कौन सा जहां कर निकल रही है, डूंगरपुर जिलो। डूंगरपुर जिले को कौन सा गांव है, चिखली गांव, डूंगरपुर। और टोटल कितने है यहां से लेकर यहां तक की कितनी लेंथ है भैया, कितनी किलोमीटर में यहाँ की फैलाव है, तो टोटल कितने किलोमीटर में, 26 किलोमीटर। ठीक है, याद रखियो, दोबारा फिर बता रहा हूं, प्रवेश कौन से जिले से करेगी, निकलेगी कौन से जिले में कर, क्यों, क्योंकि कर्क रेखा हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर रहे। ठीक है, अब यहां में नोट डाल के लिखना हो भैया, यहां में नोट डाल के लिखो, लिखो भैया, राजस्थान का, लिखो, राजस्थान का अधिकांश भाग, राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के, राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के, कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण, उत्तर में होने के कारण, राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण वहाँ की 99% जलवायु, 99% जलवायु, वहाँ की 99%, कहाँ की, राजस्थान की। ठीक है, वहाँ की 99% जलवायु उपोष्ण प्रकार की, उपोष्ण प्रकार की। ये ऊपर की सबरी जलवायु कैसी है भैया, उपोष्ण प्रकार की, तथा डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले से, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा के निकलने के कारण, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा के निकलने के कारण यहाँ की जलवायु, यहाँ की जलवायु, जलवायु उष्ण प्रकार की, उष्ण प्रकार की पाई जाती है। देखो अपने यहाँ 100% जो जलवायु डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे भैया कि साहब 99% कौन सी है, उपोष्ण, और 1% कहाँ की है, कैसी है, उष्ण। और जो 1% उष्ण है कौन कौन से 2 जिले में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उतार लीजिए भैया। ठीक है, एग्जामिनर यही पूछेगा कि जो 1% जलवायु है वो कौन कौन से जिले में है, और 99% तो बाकी राजस्थान में है ही है, यहाँ तो पूछा कोई नहीं, बस यहाँ पूछा कोई 1% वाले, तो यही इंपॉर्टेंट कर लीजिए। उतार लो भैया जल्दी, उतार लियो, उतार लियो। अब एक चीज बताओ भैया, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ क्या करे भैया, परिक्रमा करे, है ना। तो भाई पृथ्वी की कौन सी गति मानी जाए, घूर्णन गति या परिक्रमण गति, परिभ्रमण के, परिभ्रमण गति के। और ये कैसी रे, गोलाकार रे या अंडाकार रे, कई बार हम पढ़ते हुए अंडाकार गति करे है ना, या ऐसा, और अंडा कैसो रे, या हिसाब से रे थोड़ा सा, या हिसाब से रे भाई, थोड़ा वो पर गलत बन गया। अब भाई मैं तो खाऊं ना हूँ, कब भैया ने पता वो कैसे रे, ठीक है, ऐसा ही रे थोड़ा बहुत, हाँ कोई दिक्कत नहीं। और सूर्य अपनी जगह पे फिक्स है,
मैं समझाने का चाह रहा हूँ बात चीजें समझो। या जो ये पटरी है, या पटरी पे पृथ्वी घूमेगी, समझ में आई? सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्या लगाएगी? चक्कर लगाएगी। तो मैं अब तुम्हें दो कंडीशन बताने जा रहा हूं। तो यह पृथ्वी है, समझियो, ठीक है। और ये पृथ्वी पे तीन रेखा समझनी है यहाँ पे, ऊपर कर्क, ई, भूमध्य और नीचे मकर। ऊपर कर्क, नीचे मकर और भूमध्य रेखा, ठीक है। अब मैं कहना का चाह रहा हूं आपसे, कि पृथ्वी एक कंडीशन पे यहां है, पृथ्वी एक कंडीशन पे यहां है, और यहां मैंने यह हिसाब से तीनों रेखाएं बांट देंगे, समझ में आई? तीनों रेखाएं मैंने बांट दी। बीच की तो कोई दिक्कत ना है। बीच की कौन सी है? कौन सी है? भूमध्य रेखा, ठीक है। ये इधर वाली रेखा कौन सी है? मकर। और इधर वाली कौन सी हैगी फिर? कर्क रेखा। समझ में आई? यह पृथ्वी है टोटली तरह से घूमने में, यूं जैसे अभी ई है और या हिसाब से घूम के या जो इधर की कंडीशन वाली कर्क रेखा है, या इधर की साइड में सूर्य के इधर देखो। अब सूर्य को अगर प्रकाश जाएगा तो कौन सी रेखा पे जाएगा? मकर रेखा पे जाएगा, ठीक है। हमें विपरीत करना है, विपरीत, क्योंकि सूर्य की इधर भी प्रकाश जा रहा है, इधर भी प्रकाश जा रहा है, चारों दिशाओं में प्रकाश जा रहा है, ठीक है। हमें विपरीत करना है। तो हमेशा याद रखियो, जब भी विपरीत करें तो विपरीत हमेशा सदैव 6 महीना के अंतराल पे हुए। कितने महीना के अंतराल पे? 6 महीना के अंतराल पे। ये जो कंडीशन है, एक कंडीशन याद रखियो आप, कोई सी भी कंडीशन याद रखियो। जैसे मैं अभी के नहीं यहाँ बता रहा हूँ कि ये कंडीशन है हमारी 22 दिसंबर की। तो एक बात बताओ, ये जो 22 दिसंबर पे मकर रेखा पे चमक रहा है, तो कर्क रेखा पे 6 महीना बाद चमकेगो, तो 6 महीना बाद दिसंबर के बाद 6 महीना कौन सा है? फला के देखो जल्दी। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। यहाँ को मतलब महीना तो कंप्लीट है, मैं क्लियर है कि महीना कौन सा होगा? जून को। और वो है कैसे हो जाएगा? अब यह हिसाब से आ जाएगा कि साहब ई कौन सी रेखा आ जाएगी? अब कर्क रेखा। ई कौन सी आ जाएगी? मकर। और ये बीच में कौन सी है? और ये कौन सा महीना आया हुआ है? जून। अभी बस महीना याद रखो, ठीक है। ये दिसंबर है। अब इनके यहाँ की कंडीशन रखो, एक कंडीशन बनेगी यहाँ और एक कंडीशन बनेगी यहाँ, समझ में आई? यहाँ कंडीशन कैसे साहब? ये ऐसी घूमती घूमती आ रही है और ये खड़ी हुई है, समझ में आई? अब जो सूर्य का प्रकाश है वो इनके मध्य में चमक रहा है। कहने का मतलब है कि जो ये 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ सूर्य चमक रहा है, तो सूर्य को सीधा प्रकाश कहाँ आ रहा है? इन क्षेत्रों में, समझ में आई? इन क्षेत्रों में सीधा जा रहा है, समझ में आया? कि इनके बीच में जा रहा है। और ये इनके बीच का मतलब है ये जो यह क्षेत्र में, या बीच बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा समझियो भाई। ये देखो, ये जो ये घटना हो है, ये वैसे तो 3D मैप के द्वारा समझी जाए, पर तुम वैसे ही समझ रहे हो। तुम्हारा एग्जामिनर यहीं तक प्रश्न करेगा और तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि साहब ये है कि भूमध्य रेखा पे सीधा चमक रहा है। ये कहा है 0 डिग्री। आप देखो अब यहाँ पे नहीं चमक रहा है, बस इनको तो छोटा छोटा सा पॉइंट है, इनको तो छोटा छोटा सा भाग आया हुआ है, ठीक है। चमक कहाँ रहे हो? सीधो, क्योंकि मैंने कही है कि जो सूर्य है वो सदैव इनके मध्य ही चमकेगा, इन तो ऊपर नहीं जाएगा, ना तो इधर जाएगा और ना इधर जाएगा, चमकेगा कहाँ? इनके बीच में। तो सूर्य चमकेगा कहाँ? सदैव यहीं तो चमकेगा, ठीक है। तो ऐसी ही कंडीशन दोबारा बनने में 6 महीना को समय ले लेगा और ऐसी कंडीशन बनेगी यहाँ, और तब भी सूर्य कहाँ चमक रहा होगा? यही एरिया पे चमक रहा होगा, समझ में आई? अब देखो, आप कोई भी एक डेट याद आ जाए, एक महीना याद आ जाए, आप तो सबरे महीना लिख सको, ऐसे कंडीशन बना लीजिए बस। सबरे महीना कैसे लिखोगे कि साहब अगर ये दिसंबर है, अगर ये दिसंबर है, हर 3 महीना के बाद कंडीशन बदलती चली जाएगी, और 6 महीने बाद ही विपरीत है जाएगा, और 3 महीने बाद भूमध्य रेखा पा जाएगा। 6 महीने बाद विपरीत है जाएगा और 3 महीने बाद भूमध्य रेखा पा जाएगा। तो दिसंबर से 3 महीने गिन लो, अगले कौन सा आएगा? मार्च। मार्च से 3 जैसे गिनोगे तो ई कर्क ते काय पे आएगा? भूमध्य। ई भूमध्य पे दोबारा काय पे चले जाएगा? वो मकर ते भूमध्य, ई भूमध्य पे ते कर्क पे चले जाएगा। 3 गिन लीजो। मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, ठीक है। जून से दोबारा गिन लीजो, जून, जुलाई, कौन सा आ जाएगा भाई? सितंबर, ठीक है। इन दोनों ने गिन लीजो कि अगर तुम्हें पता हो तो मार्च में, मार्च के बाद ई कब आएगा? 6 महीना गिन लीजो। मार्च के बाद, क्योंकि 6 महीने में बैक होगा, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
तो ये तो है कि भैया हमें अगर एक गलती से एक भी महीना याद है ना, तो अगले 3-3 महीना काउंट करते जाओ, पूरे की 6 महीना इनका हमें पता पड़ जाएगी कि साहब अगर हमें पता है कि हमें याद कर रहा है क्योंकि कर्क संक्रांति कर्क रेखा पे सूर्य जून में चमके, तो हम अंदाज लगा लेंगे जून के 6 महीने बाद मकर पे चमकेगा और 3 महीने बाद इधर के विषुवत पे होगा, एक पे भूमध्य रेखा पे, और 3 महीने बाद इधर पे होगा। अगर ये 3 महीना तो यही को 6 महीने पे विपरीत कर देंगे तो ये सबरे निकले आएंगे। ठीक है, पहली चीज सुनो, ये कंडीशन है भैया सूर्य की। ठीक है, अब ये कौन कौन सी डेट के हुए, ये 22 दिसंबर के, कुछ नहीं करना, एक घटा के रख देना बस यहाँ में 21 जून के। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बस ये कितने के हैं, 21 मार्च के, और यहाँ में 2 बढ़ाने बस, यहाँ में 2 बढ़ाने बस, 23 सितंबर के, ये डेट है यहाँ पे। ठीक है, 22 थे 21 या 21 थे 22 और 21 थे 23, बस इतना है। समझ में आई? याद रखियो हमेशा कि कभी भी कोई कैसो भी कोई भी महीना आ जाए, तुम सबरे महीना ने भूल जाओ, तो एक महीना पकड़ लीजिए, कोई सा महीना है कि सितंबर है। समझ में आए कि साहब हमें पता हो कि सितंबर में भूमध्य रेखा पे कहा सूर्य चमकेगा, तो हमें पता हो कि दोबारा भूमध्य रेखा पे चमकने के लिए सूर्य कितने महीना लगेंगे, 6 महीने, 6 महीने बाद चमकेगा, और 6 महीने बाद को मतलब है मार्च आ जाएगी। ऐसे ही अगर सूर्य मकर रेखा पे या महीना चमक रहा है तो या कि 6 महीने बाद कहीं पे चमकेगा, कर्क रेखा पे। समझ में आई कि 6 महीना। अब यहाँ की स्थिति क्या है कि साहब कि जब हम सूर्य चले का है इन तीनों रेखाओं के मध्य, ठीक है, तो यहाँ अगर 21 जून है, देखो 21 जून है, यहाँ सूर्य चमक रहा है, यहाँ से ही चलतो चलतो कहाँ आएगो, यहाँ आएगो, और यहाँ तक आने में कितना महीना लगा लिया यानी 3 माह। ये जून है तो यहाँ आने में कितना टाइम लग गया को, यहाँ का आएगो जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ कौन सा आएगो सितंबर। अब यहाँ से ही आगे जाने में कितने महीना ले लेगो, 3 महीना, और यहाँ ही जाने में सितंबर से 3 कितने आ जाएंगे, दिसंबर। अभी दोबारा से यहाँ से, क्योंकि नीचे जाएगा नहीं, इनके मध्य चमक रहा है, दोबारा से ही उठ के यहाँ से जाएगा दोबारा, और ये बाहर निकल जाएगा, और दोबारा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में यहाँ से यहाँ 3 महीना लगेंगे, और दिसंबर के बाद तीसरा महीना में कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, मार्च। ई गति है साहब। इसको मतलब जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, यहाँ पे 2 बार चमकेगा सूर्य सीधो, एक तो चमकेगा सितंबर में और एक मार्च में। तो मैं इतना कह रहा हूँ कि साहब जो सूर्य है वो 6 महीना तो कैसो रहे दक्षिणायन, मतलब दक्षिण की ओर गति करे, और 6 महीना कैसो करे उत्तर की ओर गति। समझ में आई? 6 महीना सूरज दक्षिण में जाएगा और लास्ट दक्षिण के पॉइंट पे पहुंच के 22 दिसंबर के, और फिर 6 महीना के नहीं कैसो आएगा। कई बार प्रश्न आएंगे कि सूर्य 21 जून के उत्तरायण है या दक्षिणायन है, या दक्षिणायन है या उत्तरायण है, कब उत्तरायण होगा कब दक्षिणायन हो, ये मतलब है बस। समझ में आए? वो क्रिटिकल शब्द है, यहाँ समझो कि 21 जून के बाद हम नीचे खिसकने लगे मानी दक्षिण में जा रहे हैं, और 22 दिसंबर के बाद ऊपर आएगा साहब 21 जून तक तो उत्तरायण है। तो दक्षिणायन कब होगा 21 जून, और उत्तरायण कब होगा 22 दिसंबर के बाद। ठीक है, यही चीजें लिखी रही है भैया नोट्स में, बड़ी बड़ी चीजें कर करके दिखा रखे। समझ में आई? तो अब थोड़ा सा यहाँ बनाएंगे और यहाँ स्थितियाँ लिखेंगे भैया, और इन्हें मैं सही तरीका से लिख रहा हूँ, दोबारा से लिखेंगे। या उतार लीजिए, या बना लो अंडाकार स्थिति है, और फिर मैं यही चारों स्थिति में से 2 स्थिति तुम्हें लिखाई जाएंगी जलवायु की, एक कर्क रेखा वारी, यहाँ की जो स्थिति जब सूर्य कर्क मकर रेखा पर चमकेगा तो क्या होगी, और कब होगी, और जब सूर्य कर्क रेखा पे चमक रहा होगा तब कौन सी होगी भैया, और कब होगी। देखो यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं और कथन के आधार पर क्वेश्चन बनाए हैं, और तुम्हें उलझा देगा एग्जामिनर, समझ लो या बढ़िया तरह। यही मैं पूछेगा यहीं पे बना के कि उत्तरी गोलार्ध को सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध को सबसे बड़ा दिन, यही चीज में छुपे हुए हैं सबरे आंसर। समझ में आई? तो सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी रात, सबसे छोटो कब उत्तरायण है कब दक्षिणायन है, कम से कम 100% छुपे हुए हैं इन्हीं चीजन में। और यहाँ ये समझ में आ गई तो तुम्हारे अगले प्रश्न सही है, नहीं समझ में आई तो रटते रहिए, रटी हुई चीज भूलें भैया। बस यहाँ बनाना सीख जाओ, कभी भी ऐसा आ जाए कभी भी उलझ जाओ तो छोटो सा बनेंगे यहाँ लेके यहाँ हटा है। बस 1 महीना याद रख लीजिए कि साहब अगर हमें जून है
तो जून के 6 महीना बाद मकर संक्रांति होगी और 3-3 महीना पे गैप बन रहा हो, तो चारों के चारों महीना दिमाग में 1 सेकंड में आ जाएंगे। समझ में आ रहे? चारों के चारों महीना 1 सेकंड में आ जाएंगे। समझ रहे हो? आ जा 10 मिनट में आ जा। ठीक है, ये कंडीशन है। सूरज हमेशा 2 बार भूमध्य रेखा पे चमकेगा, एक बार कर्क रेखा पे और एक बार कर्क मकर। कोशिश करो पहले तो हम यही चीजें ना भूल पाए कि कौन कौन से महीना में कंडीशन बने। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आ जाए, कभी भी कंडीशन पे क्वेश्चन आ जाए कि सब कब कब चमके, बस इतना याद रखियो। 1 महीना पकड़ लियो और 21 जून पकड़ लियो, क्योंकि हम का मनामे योग दिवस मनामे। 1 महीना पकड़ लियो, याद कर लीजिए 21 जून योग दिवस का है, कर्क संक्रांति। बस इतना खेल करो। जून से 6 महीना बाद मकर संक्रांति आएगी और जून और कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के 3-3 महीना में गैप में इस 3 महीना बाद की जो स्थिति बनेगी वो भूमध्य रेखा वाली बनेगी। और यहाँ के अगर उल्टो चलेगा तो 3 महीना बाद की स्थिति बनेगी तो भूमध्य रेखा की बनेगी। समझ में आई? तो याद है इधर के चले जाइए तो 3 महीना निकाल लाओगे और पीछे कटेगा तो 3 महीना है। ठीक है, जून से अगर पीछे 3 महीना तो साहब 0 डिग्री पे चमक रहा होगा और जून से अगले 3 महीना पे तो 0 डिग्री पे चमक रहा होगा। ठीक है, और दोनों में अगर इनमें से कोई याद आ जाए तो 6 महीना को अंतराल कर देंगे कि साहब यहाँ में अगर यहाँ है तो अगले 6 महीना में कौन से पे होगा तो यहाँ में होगा। तो पहले तो महीना ही निकालने सीख जाओ। ये है दिसंबर में, ये जून में और ये मार्च में। और मार्च में अपने भारत में ऋतु कौन सी रहे भैया? बसंत। ठीक है, तो यहाँ क्या बोले हम? बसंत विषुव। और कब रहे? 21 मार्च। और दिसंबर में, दिसंबर नहीं मार्च के बाद ये कब आएगा भैया? सितंबर में। सितंबर में अपने यहाँ कौन सी रहे भैया? देखो भारत की कौन सी ऋतु रहे? शरद। तो ये कौन सा विषुव बनेगा? शरद विषुव। सब सर्दी में शरद बनेगा और सर्दी में शरद बनेगा और शरद 7 और 7 सितंबर। ठीक है, सर्दी में 7 शरद और 7 सितंबर। और ये कब बनेगा? सितंबर कितने सितंबर के? 23। ठीक है भैया, समझ में आ रहे हो ना आए हो? पहले तो बता दो, ये चीजें भूलेंगे आप, ये भूलोगे या नहीं भूलोगे? देखो इनके आधार पे अब मैं प्रश्न लिखाऊंगा, तो मैं नीचे पूरी स्टेटमेंट लिखाऊंगा। अब मैंने ये समझा दिया तुम्हारे अपने आप दिमाग में। मैं कहूंगा कि सूर्य कब भैया उत्तरायण होगो? उत्तरायण कब होगो? सुबह में। उत्तरायण को मतलब है उत्तर में चलना, दक्षिणायन को मतलब है दक्षिण में चलना। दक्षिण में कब स्टार्ट होगो? ठीक है, और उत्तर में कब होगो? 22 दिसंबर। ठीक, बंद कर दीजिए।